हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 10th आप सभी लोग जुटे पड़े होंगे अपने विज्ञान सेक्शन को कंप्लीट करने में कि शुरुआत से ही फोड़ करके आते हैं, चाहे वो प्रथम मासिक परीक्षाएं हो, द्वितीय मासिक परीक्षाएं हो, अथवा तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो या वार्षिक परीक्षाएं हो। अगर आपने विज्ञान के चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया, अध्याय को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, रटने के बजाय अगर पढ़ समझ लिया तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं इस चैप्टर को लेकर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और गारंटी देता हूं कि अगर इसको पढ़ लिया, मुझसे पढ़ लिया, समझ लिया तो एक भी नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। बाकी डीप हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, डीप नॉलेज लेकर के जाएंगे, समझ के जाएंगे, रटना एक पॉइंट भी आपको नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए शीट में मैंने लिख दिया है कौन सा बैच हम लोग यूट्यूब पे लगा रहे हैं। आरंभ बैच है जो 25-26 के लिए है, आप लोगों के लिए कंप्लीट कीवर्ड्स इसमें आपको ले लेंगे मीनिंग के सहित, कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय पॉइंट चलेगा। पढ़ाएगा कौन? आपके वही प्यारे विवेक तिवारी सर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझने से पहले आपको पदार्थ में परिवर्तन को समझना पड़ेगा। पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकते हैं बच्चों? आप कहेंगे सर हमने पढ़े हैं पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। तो पदार्थ में अगर परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं तो उनके नाम क्या हैं? तो पदार्थ में दो परिवर्तन जो आप देखते हो बच्चों, इन दो परिवर्तन को हम कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरा कह सकते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन को तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि सर भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके परमाणुओं के द्रव्यमान में अथवा रासायनिक उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए। यहां उदाहरण के तौर पे मैं लिखता हूं जल। जल को जब आप हिमकरीकरण कर देते हो, हिमीकरण कर देते हो अथवा शीतल कर देते हो और इतना शीतलता दे दो जल को कि जमते जमते बर्फ बन जाए। बर्फ क्या है बताइए? अवस्था पदार्थ की ठोस। जल क्या है बताइए आप लोग? द्रव अवस्था, यानी द्रव से ठोस बन गया। क्या पदार्थ का इसमें नेचर बदला? क्या केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन बदला? अरे भैया जल था, जल ही है। कई लोग उसको फोड़ फाड़ करके आजकल गर्मियों में शरबत डाल करके पी जाते हैं, है तो जल का ही रूप। तो जल का रूप अब हमें बर्फ दिख रहा है, भौतिक परिवर्तन है। अगर इसी जल को बेटा, अगर इसी जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें, तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण करना। ये उबलने लगेगा, उबलने के बाद वाष्प बनाने लगेगा, उड़ जाएगा, वाष्प बना बना करके जल उड़ने लगेगा। तो बताइए क्या इसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन आया? आप कहेंगे नहीं सर, पदार्थ की भौतिक अवस्था में हमने परिवर्तन किया, अर्थात जल जो था द्रव था, अब द्रव से हमने कैसे इसको बना दिया? वाष्प में बना दिया। गैस बन करके, वाष्प बन करके उड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते तो गैस ना ही कहें, वाष्प ही कहें, यानी वाष्प बन करके उड़ रहा है, तो इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहें। ठीक है, लेकिन अब बताइए अगर एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिया और यहां ले लिया क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दिया और हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से जो आपका बन गया वो बन गया दैट इज हाइड्रोक्लोराइड। अब हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। आप लोग इसे एसिड के फॉर्म में पढ़ते हो बेटा। ये आपके स्टमक में, आपके यहां पर स्टमक में मौजूद होता है। यह अम्ल आपके भोजन को पचाने में सहायक होता है, साथ ही साथ में आपके भोजन इत्यादि में जो बैक्टीरिया वगैरह जो पहुंच जाते हैं गलती से, उनको भी मारने का ये काम करता है। बायोलॉजी में इसको हम लोग पढ़ेंगे पाचन वाले चैप्टर में, जहां पाचन तंत्र में पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि यहां पर आपके पाचन तंत्र में, स्टमक के अंदर यह एसिड पाया जाता है और यह एसिड आपकी रक्षा भी करता है। साथ ही साथ यह क्या क्या करता है बेटा? भोजन को पचाने में भी सहायक होता है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब इसकी अम्लता को देखिए जरा। जो हाइड्रोजन में गुण है, अब आप मुझे बताइएगा, जो हाइड्रोजन में गुण है क्या वो HCl में है? सर नहीं है। हाइड्रोजन का अपना गुणधर्म होता है और HCl का अपना गुणधर्म है। इसी तरीके से बताइए क्या जो क्लोरीन में गुणधर्म होगा, इसका रासायनिक संगठन होगा, क्या वही गुणधर्म HCl में होगा? सर नहीं होगा। यानी यहां पर क्या हुआ है? तत्वों का द्रव्यमान तो संरक्षित है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है,
लेकिन जो नया पदार्थ बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और होने वाला है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कुछ और है, क्लोरीन का कुछ और है, और इसका मिलकर के आएगा कंपोजिशन। क्लियर? पहला तो ये हुआ कि भौतिक अवस्था के अतिरिक्त हमें क्या दिख रहा है, रासायनिक में परिवर्तन दिख रहा है। दूसरी बात मैं बताता हूं, यहां पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उससे अलग बना है एसिड। एसिड का व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। हाइड्रोजन अपनी अभिक्रियाएं अलग देता है, क्लोरीन अपनी प्रकार की अभिक्रियाएं अलग बनाता है, लेकिन जो HCl है उसका गुणधर्म अलग होगा। इसीलिए यह भौतिक परिवर्तन ना होकर के बच्चों क्या कहलाएगा, बोलिए आप लोग क्या कहलाएगा, कमेंट में सब लोग बोलिए, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रिया से पहले इसीलिए रासायनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया से पहले रासायनिक परिवर्तन को जानना अनिवार्य है। तो जानिए भाई, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मैंने परिभाषा हाथ से लिख दी है अपने। पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें जिनमें क्या हो रहा है, जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं या बनाए जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बेटा अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं याद करोगे, नहीं समझ पाओगे, तो रासायनिक अभिक्रिया भी एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप रासायनिक परिवर्तन को याद करें, समझें। याद रटने की अपेक्षा पहले समझ लें, फिर स्मरण तो हो ही जाएगा जब आप रिवीजन करेंगे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पदार्थ माने होने वाले वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन परिवर्तित करें, साथ में जो नया पदार्थ बने उसका कुछ द्रव्यमान और परिवर्तित होकर आए, एक अथवा एक से अधिक उत्पाद बन करके आए, यह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? अब रासायनिक परिवर्तन के बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जरा पढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कहता है कि जब एक अथवा एक से अधिक, बेटा जरूरी नहीं है एक ही पदार्थ आपने लिया हो। अगर एक पदार्थ लिया, जो मान लीजिए वाटर आपने लिया, तो वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया। वाटर को ब्रेक डाउन करोगे, जल का अगर आप इसको ब्रेक डाउन कराओगे तो वैद्युत अपघटन करा सकते हो, अथवा दूसरे प्रकार से भी कर सकते हो। जल टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और जल का आप देख रहे हो तो अलग एक कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन। तो जब एक अथवा एक से अधिक, तो यहां तो मैंने केवल वाटर से बना दिया, अब मैं इसमें दो तत्व ले सकता हूं। जैसे मैंने ले लिया HCl, साथ में ले लिया NaOH मतलब हाइड्रोक्लोराइड ले लिया, ये अम्ल है, और आपका एक बेस ले लिया जिसको हम कहते हैं क्षार, NaOH। अब ये दोनों मिल करके आपको क्या दे देंगे, तो जब एसिड और बेस को मिलाते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, यानी लवण प्लस पानी मिल जाएगा, तो NaCl प्लस वाटर मिलेगा। अब देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, दो नए उत्पाद बन करके आ रहे हैं। दो लिया तो दो से अधिक, दो से मिल गए, इससे दो से अधिक भी बन सकते हैं। यानी जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक अथवा एक से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहलाने लगते हैं बेटा, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन से ही सम्मिलित होकर के बन रही है। अगर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा याद है तो रासायनिक अभिक्रिया लिख पाओगे। उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण देख करके आप बता सकते हैं। उदाहरण में देखिए, कार्बन आपके पास कैसा होता है बताइए बेटा। कार्बन आपके पास होता है ठोस, है ना, सॉलिड है, और इस कार्बन को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में दहन करें, अब कार्बन कहां प्राप्त होगा, तो सर कार्बन प्राप्त होता है कोयले में। कार्बन कहां अधिकतर पाया जाता है बेटे, बोलिए, कोयले में पाया जाता है। अगर कोयले का दहन करो, और कोयले का दहन करने के लिए मैं यहां दहन लिख देता हूं, यह दहन वाली अभिक्रिया होगी। अगर दहन कराओगे ऑक्सीजन के संपर्क में तो क्या बनेगा, सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये मुक्त हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन, देखिए ऊपर एरो बनाते हैं, अभी मैं बता दूंगा सब कुछ। अगर ये ऊपर एरो बनाया है, इसका मतलब ये गैस मुक्त हो रही है, मुक्तावस्था में है। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जब जलता है, उसका दहन कराया जाता है, तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिए बेटा, क्या जो कार्बन का रासायनिक संगठन है वह कार्बन डाइऑक्साइड का है, सर नहीं है। कार्बन का यहां पर अगर हम परमाणु भार देखें तो 12 होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार देखने जाओगे
अणुभार देखने जाओगे बेटा तो ये 44 होता है। देखिए नहीं मैच हो रहा। ऑक्सीजन का देखिए 16 होता है, इसका 44 होता है, तो ये भी देखिए द्रव्यमान बदले बदले नजर आ रहे हैं। फिर रासायनिक संगठन देख लीजिए, कार्बन की कुछ अपनी अलग अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीजन अपनी अलग अभिक्रियाएं देता है, लेकिन जब साथ में इनका दहन करा दिया ऑक्सीजन के संपर्क में तो क्या बन गया, Q2 बन गया। निश्चित ही यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह क्या हो गया बेटा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। भले हमको इसमें एक उत्पाद मिला है, लेकिन ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक, और इसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया हुई है उसको क्या कहोगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहोगे। क्लियर है क्या? बोलते जाइए, कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखते जाइए हाँ सर समझ में आ रहा है। अब आगे और चलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं बेटा, तो यहां पर बनता है ट्वाइस ऑफ वाटर। यहां पे देखिए 2 मोल हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के संपर्क में कराइए और वाटर ले लीजिए। अब बताइए हाइड्रोजन के रासायनिक संगठन से ये अलग है सर, अलग है। ऑक्सीजन से अलग है, अलग है। ठीक है, ये दोनों गैसेस हैं, और यह देख लीजिए यह क्या है, आपके पास लिक्विड है। यहां पर आपको भौतिक परिवर्तन के साथ क्या दिख गया बेटा, रासायनिक परिवर्तन देखने में आ रहा है। अब आगे और चलिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन से हम क्या उदाहरण ऐसे उठा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारे आसपास जीवन में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में आता है बेटा, उदाहरण में सबसे पहला भोजन का पाचन। जैसे मैंने कहा कि अभी यहां पर भोजन का पाचन जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भोजन का पाचन हमारे मुंह के साथ ही शुरू हो जाता है। जब मुंह में हम चबाते हैं रोटी, तो रोटी हमें मीठी इसीलिए लगती है। अगर देर तक आप रोटी चबाइए, केवल रोटी लीजिए, कुछ मत लीजिए, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं, रोटी केवल चबाइए, तो आपको कुछ मीठी सी लगने लगती है। कारण क्या है, हमारी लार में उपस्थित एक एंजाइम जो इस शर्करा के साथ ग्लूकोज इसको मतलब रोटी की जो शर्करा है उसको तोड़ने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स शर्करा को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद बेटा क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज जो बनेगा, डाइसैकेराइड जो भी बनेगा, आपको मीठा मीठा फील होगा इसी के कारण। ठीक है, तो देखिए मुंह से ही पाचन का स्टार्ट हो जाता है जब आप रोटी को चबाते हो, तो यानी पाचन में भी अभिक्रिया हो रही है, एंजाइम लग रहा है, ब्रेकडाउन किया जा रहा है। किसका ब्रेकडाउन किया जा रहा है सर, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया जा रहा है। क्या बना रहे हैं सर, हम बना रहे हैं ग्लूकोज। अब और चलिए देखिए श्वसन को आप देखिए, श्वसन जो है हमारा, श्वसन में हम क्या करते हैं बताइए, श्वसन सर, श्वसन में आप कहोगे सर हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लिए ऑक्सीजन छोड़ दिए। अरे ऑक्सीजन लिए ऑक्सीजन छोड़ दिए, उससे आगे भी बढ़िए, ऑक्सीजन क्यों लिए, अब हमारा प्रश्न है ऑक्सीजन आप लिए ही क्यों। तो ऑक्सीजन सर इसलिए लिए थे, इस ऑक्सीजन को लेने के बाद रक्त के द्वारा हमारे ऊतकों में, और ऊतकों के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाया जाएगा, और कोशिका में एक अभिक्रिया होती है जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो इंग्लिश में कहते हो रेस्पायरेशन, और इसी को हिंदी में कह देते हो श्वसन। कुल मिलाकर के हैं यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ग्लूकोज अथवा वसा अथवा प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमें दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए जो हमारे शरीर में अन्य क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए हमें चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा किस फॉर्म में चाहिए बेटा, एटीपी के फॉर्म में। आप सभी लोग जानते हैं एटीपी, कोशिका जो है यह एनर्जी करेंसी कहलाती है। जिस तरीके हमें पैसा खर्च करके सब कुछ प्राप्त होता है, उसी प्रकार कोशिका को कोई भी कार्य कराने के लिए एटीपी को खर्च करना पड़ता है, और यह एटीपी का निर्माण तभी हो सकता है जब हम क्या करें, जब हम अपने अंदर उपस्थित ग्लूकोज अथवा वसा और इन दोनों की उपस्थिति ना हो तो प्रोटीन का हम क्या करें, इसको हम विखंडित करें, और इसका खंडन करने के बाद क्या बनाएं बेटा, एटीपी बनाएं। तो इस प्रकार को कहेंगे श्वसन कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेशन। जरा इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। इसकी अभिक्रिया में आप क्या लिख लेते हो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखते हो C6H12O6, 6 ऑक्सीजन लेते थे बेटा, और 6 ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ क्या बनाते थे, यहाँ बनाते थे 6CO2, फिर लिख देते थे यहाँ ATP यानी एनर्जी बनती थी, प्लस बेटा बॉडी में हीट जनरेट होती है। अब मैं इसका उदाहरण आपको प्रत्यक्ष बताता हूं, यह अभिक्रिया होती है। अब यह अभिक्रिया आप क्या करिए, जाड़ों में आप देखते हैं जाते हैं और कंबल को ऐसे ओढ़ करके खींच के सो जाते हैं। अब आप मुंह अंदर क्यों रखते हैं, कहते हैं मुंह अंदर करके सांस लेंगे तो जल्दी कंबल गर्म हो जाएगा। अब जल्दी कंबल कैसे गर्म हो रहा, आप कौन सी अभिक्रिया कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। श्वसन के फलस्वरूप क्या हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा बेटा,
हीट भी जनरेट हो रही, इसीलिए धीरे धीरे करके वह ऊष्मा कंबल से बाहर नहीं निकलने पाती, अंदर ही केंद्रित रह जाती है और आपका कंबल बेटा गर्म होने लगता है। साथ में शरीर के अंदर क्या बन रही है, जो आपने बढ़िया खिचड़ी और तहरी सब खाई होती है जाड़े में, मटर वटर का बढ़िया खूब अच्छे से, उससे आप बना रहे होते शरीर में एटीपी। ठीक है, अब आगे और चलते हैं। लोहे पर बेटा जंग लगना, जो लोहा है बेटा यह वाटर के संपर्क में आने पर और ऑक्सीजन के संपर्क आने पर बेटा Fe2O3.X वाटर बना लेता है और इसकी वजह से क्या होता है, लोहा लगता है भारी हो गया। लोहा भारी नहीं होता बेटा जंग लगने पे, भारी तो है लेकिन अब ये मान के चलिए उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। पहले जो लोहा आपके पास अच्छा था, अब उस पर अगर जंग लग गया तो भारी भले हो गया, क्योंकि .X वाटर लगे हैं ना यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। तो लोहे का द्रव्यमान आपको जरूर लग रहा भारी हो गया, लेकिन लोहे की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है बेटा, वो खराब हो जाती। तो लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूध से दही और पनीर का बनना बेटा। दूध देखे हो, ये देखिए पनीर हमने आपके लिए काट करके रखा है। तो दूध से पनीर कैसे बन जाता है, आपको पता होगा कि जब आपके यहाँ दूध वाले भैया दूध दे जाते हैं, जैसे यहाँ ये दूध रखा है और दूध कहा जाता है, आपकी माता जी ने कहा कि भैया दूध गर्म कर लेना समय से, और आजकल गर्मियां चल रही हैं। अब आप इसको गर्म नहीं करते हो, जब गर्म नहीं करते हो तो क्या कहते हो बताइए, जब गर्म नहीं करते हो अथवा कुछ देर बाद गर्म करने जाते हो तो कहते हो मम्मी दूध फट गया, दूध फट गया। तो ये तो दूध का फटना है, जिसे आप कह रहे हो दूध का फटना, दूध जो फट गया, ये है क्या बेटा, ये रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। अब इसमें हुआ क्या बेटा, वातावरण में मौजूद थे बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इनको शॉर्ट में कहते हैं लैब। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं लैब। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये मौजूद थे और ये दूध में मौजूद होने के बाद इन्होंने क्या किया, दूध की प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दिया। दूध में जो कैसीन प्रोटीन होती है इसे पैराकैसिनेट बना देते हैं और दूध फट जाता है। अब इस फटे हुए दूध का आप कुछ नहीं कर पाते, है ना, अब चाहिए तो कुछ करिए। तो इस दूध को क्या किया जाता है, दूध को एक कपड़े से ऐसे छान दिया जाता है, तो इसका लिक्विड पार्ट सब अलग हो जाता है और सॉलिड पार्ट यहां पर इकट्ठा हो जाता है। अब इस कपड़े को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है और टाइट करने के बाद, इस कपड़े को टाइट करने के बाद इस पे वजन रख दिया जाता है यहाँ पर, है ना, 1-2 किलोग्राम का वजन रख दीजिए। अब जब यहाँ पे ये पूरा जम जाएगा, इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो भी आपका ये फटा हुआ दूध था वो पूरा जम जाएगा। इस तौलिया को खोलिए, कपड़े को खोलिए, इसके अंदर क्या आपको मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा पनीर। इस पनीर के टुकड़े काट लीजिए, चाहे मटर पनीर बनाइए या शाही पनीर बनाइए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हुआ क्या, पनीर का बनना क्या हुआ बेटा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से आप जो दूध से दही बना ले जाते हो, दूध से दही का बनना भी बेटा होता बैक्टीरिया के ही द्वारा है, लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा ऐसे केमिकल छोड़े जाते हैं, ऐसे रसायन छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से दही बन पाता है। तो दही का बनना भी मैंने लिखा है, दूध से दही और पनीर दोनों का बनना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है क्या, चलिए। इसके बाद आप मैग्नीशियम का बेटा रिबन लेकर के आते हो और ये देखिए डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना है। मैग्नीशियम का जब रिबन आप मार्केट से ला करके आते हो और उसको जलाने का प्रयास करते हो तो बहुत अच्छे से जलता है। जलने के बाद इसकी राख इकट्ठा हो जाती है। तो जो राख इकट्ठा होती है, मैं यहाँ पे इसकी अभिक्रिया लिख देता हूँ, मैग्नीशियम का रिबन और ऑक्सीजन के संपर्क में इसका आप दहन करा रहे हो, तो जो बनेगा उसे कहेंगे MgO। जिसे मेक जोक ऑफ नहीं है, जो आप लोग देख देख के हंसा करते हो, ये है आपका, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड धू धू करके जलता है और बाद में आपको राख के फॉर्म में दिख जाता है। तो मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के संपर्क जलाने पर क्या बनता है, याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं, मतलब हम रेगमाल से या सैंड पेपर से इसको रगड़ रगड़ के क्यों साफ करना चाहते हैं। इसलिए साफ करना चाहते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन, जो मैग्नीशियम है बेटा आपको पता है धातु है, ये एक मेटल है और मेटल जो है वो अभिक्रियाशील होते हैं, तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। तो अगर यह आप जो बैंड लाए थे, अगर यह नमी के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आया है तो इस पर एक पतली परत बन जाएगी, और जब पतली परत पहले से ही ऑक्साइड की बनी रहेगी
तो यह जलने नहीं पाएगा बेटा, उतना अच्छे से जलने नहीं पाएगा, इसलिए आपको ठीक से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा, आपका प्रयोग गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको साफ करना पड़ता है। और किससे साफ करते हैं बेटा? सैंड पेपर अथवा रेगमाल से साफ करते हैं। तो ये सारे डायग्राम देखिए, लोहे का जंग लगना में डायग्राम, दूध से पनीर का बनाना ये डायग्राम, और रिबन मैग्नीशियम का जलाना ये डायग्राम, ये देखिए हाथ से बनाया हुआ मेरा डायग्राम है। यहाँ पर मैं आपको पाचन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटा। और ये पाचन तंत्र का डायग्राम मैंने आपके लिए बना करके दिया है। समझ में आया है क्या? अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, बताइए। चलें अगली स्लाइड पे? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये समझा दिया, अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। अब आपको समझना है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा क्या है जो अभिक्रिया हमें एक दिखती है, उसका एक प्रारूप जो दिखता है उसमें क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो साइड होती हैं, एक आपको बाएं हाथ पे दिखेगा, दूसरा आपको दाएं हाथ पे दिखेगा। अगर ऐसे मैं बोलूं तो यहां पर बेटा आपको दिखने वाला है, क्या दिखने वाला है? इधर आपको दिखने वाला है दैट इज अभिकारक, और इस साइड पे दिखेगा आपको उत्पाद, है ना। इधर रिएक्टेंट बनते हैं, इधर क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट आप लाते हो अपने पास से, जब अभिकारक लाते हो, अभिकारक को अभिक्रिया कराते हो, तब उत्पाद बनता है। तो अभिकारक क्या होता है बताइए? यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं या लिए गए थे, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। ये जोड़ लीजिएगा, ये आगे लाइन आप जोड़ लीजिएगा कि अभिकारक कहते हैं। मैंने नहीं लिखा, सेंटेंस लंबा हो जाता समझाने के लिए, समझाना अनिवार्य है, समझना अनिवार्य है। लिखने के लिए तो आपके पास शब्द हैं ही बेटा, यूपी बोर्ड वाले खूब कॉपी भरते हैं, कॉपी चेक करने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं खूब बढ़िया बढ़िया चेकिंग वहां पे होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं अथवा लिए गए थे, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। और ये सदैव रासायनिक समीकरण में किस ओर होते हैं? बता दीजिए बेटा, किस ओर होते हैं? ये सदैव बेटा बाएं हाथ पर लिखे जाते हैं, बाएं हाथ पर या बाएं साइड पे आप कह सकते हो, इनको लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया सर अभिकारक। अब आगे बताइए सर, दाहिने हाथ पे आप बता रहे थे उत्पाद, ये क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जब अभिकारक आपस में मिलते हैं, एक खास दाब पे, एक खास ताप पे अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैसे भी करके क्रिया करते हैं, तो आपको एक नया पदार्थ एक अथवा एक से अधिक मिल जाते हैं। इनको क्या कहते हो? इन्हें कहते हो आप बेटा पदार्थ बोलते हो या उत्पाद बोलते हो। तो नया पदार्थ या उत्पाद, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को क्या आप कह देते हो बेटा? हम इसे उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? और इसे सदैव रासायनिक समीकरण में किधर लिखा जाता है बेटा? बताइए। इसे सदैव दाएं हाथ पर लिखा जाता है। कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा, समझते जाइए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, और पॉइंट वाइज ही मैंने लिखा है। या ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत नोट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए कि बहुत सारा भर दिया ऊपर से नीचे तक, अब बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को पॉइंट वाइज ऐसे बताया जाए जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि हाँ, हम अपने एग्जाम में अपनी भाषा में कैसे इन सारे समीकरणों को देंगे। देखिए, मैं किताबी भाषा के अतिरिक्त भी कुछ एग्जाम्पल आपको इसीलिए दे रहा हूँ, दैनिक जीवन में भी मैंने आपको बताया, जिससे आप लिख पाओ, समझ पाओ। क्योंकि अगर एक समझ आपके अंदर विकसित हो गई तो आप एग्जाम में आ जाकर के बहुत अच्छा लिख पाओगे। अब चलिए रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा पदार्थ, बेटा वरना तत्व भाग लेंगे, तत्व का मतलब हुआ जैसे आयरन प्लस कॉपर, है ना। तो आयरन अगर मिलाया, कॉपर मिलाया, तो इन्हें तत्व कहोगे कि आयरन का तत्व है, कॉपर का तत्व है। लेकिन मैं आयरन की जगह आयरन सल्फेट ले लूं, FeSO4 ले लूं, इसे पदार्थ यौगिक बताओगे। यौगिक है, ये क्या है? कंपाउंड हो गया। कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यहां पर पदार्थ अथवा मिक्स किए जाएंगे अथवा क्या होंगे? यौगिक। के सूत्र लिखे जाएंगे अथवा संकेत द्वारा हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे। तो जब प्रदर्शित करने की विधि है, जिसे हम क्या कह देते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बताइए यहां पे, जैसे मैंने यह ले लिया आयरन प्लस H2SO4 ले लिया, है ना, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपका बन गया FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो अब देखिए, आयरन क्या था? आयरन यहां पर बेटा तत्व है, ठीक है, और H2SO4 क्या है आपका? यौगिक है। तो यानी यौगिक भी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं और तत्व भी भाग ले सकते हैं। तो तत्वों के मैंने फॉर्मूले लिख दिए। फॉर्मूला को क्या कहते हो बेटा? हम लोग हिंदी में कहते हैं सूत्र। तो तत्वों के फॉर्मूले अथवा सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। बाएं हाथ पे अभिकारक, दाहिने हाथ पे उत्पाद लिखे जाते हैं। इस प्रकार की
यह जो हम समीकरण लिखते हैं इसे क्या कहते हो? रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ? अब आगे चलते, यहां पर देखिए रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसका प्रदर्शन देखिए, यहां पर मैंने प्रदर्शन दिखाया है कि रासायनिक समीकरण का प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम लोग जैसे मैथ में लेते हैं ना LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लेते हैं बेटा RHS राइट हैंड साइड। इधर देखिए यहां पर बाएं हाथ पे क्या लिखा हुआ है सर? अभिकारक। मैंने सिंगल लिखा है, एक से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं। दाहिने हाथ पे क्या लिखा है? उत्पाद। सिंगल लिखा है, एक से अधिक उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में सर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो हमने एक एरो बना रखा है बेटा। ये एरो सिंगल भी हो सकता है अथवा तो इस प्रकार का भी एरो आपको दिख सकता है। तो इसका सर अर्थ क्या होता है? अगर सिंगल एरो बना है, एक ही एरो बना है, तो ये बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया केवल इस दिशा में होगी, इधर नहीं हो सकती, इधर पॉसिबल नहीं। यानी अभिकारक मिल करके उत्पाद बना देंगे, लेकिन उत्पाद अब कभी भी टूट करके अभिकारक में विखंडित नहीं होने पाएगा। क्लियर है? इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। इसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जो हो सकती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो ये इस एरो का भी महत्व बेटा। और कभी कभी यहां पर आपको एरो इस प्रकार का दिखता है, जैसे ये मैं बता देता हूं कि A+B आपस में अभिक्रिया करके दे देते हैं C+D, और देखिए ये वाला एरो बना है। ये एरो बताता है कि जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, वो रिवर्सिबल है, या हिंदी में कहेंगे उत्क्रमणीय है। क्या कहेंगे बेटा? ये उत्क्रमणीय है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। A+B मिलकर C+D दे रहे हैं, और C+D टूट करके फिर से क्या दे रहे हैं बेटा? A+B बन रहा है, और इस तरीके से रिएक्शन ये चलती रहती है। क्लियर है? चलिए, अब एरो के ऊपर हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं बच्चों, तो हम एरो को ऐसे सिंगल नहीं छोड़ देते, खाली नहीं छोड़ देते, इस अभिक्रिया के ऊपर हम कुछ लिखते हैं। सर क्या लिखते हैं? तो हम रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमने मान लीजिए तापमान लिया है, तो उस स्पेसिफिक तापमान, उस निश्चित तापमान को हम लिखते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया हो रही है, तो उसको लिखते हैं। अथवा कोई निश्चित दाब अगर हमने लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, तो हम एरो पर दाब को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा एरो पर हम लिख सकते हैं उत्प्रेरक। अब आप पूछेंगे कि सर उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक हमने पढ़ा ही नहीं, उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक की परिभाषा लिख लीजिए। उत्प्रेरक की परिभाषा इसमें मैंने नहीं लिखी थी। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? तो यानी उत्प्रेरक क्या है, समझिए बेटा। उत्प्रेरक वह तत्व, वह तत्व अथवा तो यौगिक बेटा, ये पदार्थ से बने हुए यौगिक भी हो सकते हैं अथवा तत्व भी हो सकते हैं। जैसे मॉलिब्डेनम इत्यादि, आयरन है, यह सब कई जगह पर उत्प्रेरक का ही रासायनिक अभिक्रिया में काम करते हैं। तो वह तत्व अथवा यौगिक जो रासायनिक, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को, गति को, गति को क्या करते हैं बेटा? गति को तीव्र, तीव्र मतलब तेज कर देते हैं अथवा धीमा कर देते हैं, मंद करते हैं। इन्हें हम क्या कहलाते हैं बेटा? उत्प्रेरक कहलाते हैं। वैसे तीव्र ही करने का काम करते हैं बेटा, वैसे तीव्र ही करते हैं उत्प्रेरक। कुछ ऐसे उत्प्रेरक है जो घटा भी सकते हैं। तो वह तत्व यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र अथवा मंद करते हैं, इन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। और रिएक्शन में इनको भी बेटा एरो पर रिप्रेजेंट करना अनिवार्य है। रिप्रेजेंट करने से हमें पता चलता है, एग्जामिनर को भी पता चलता है कि जो छात्र है उसको डीप नॉलेज है रिएक्शन की, तभी उसने इस रिएक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो इस प्रकार के रिएक्शन दी हैं, उन्हें बेटा आप जरूर याद करिए। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ बेटा अगर अभिकारक जो लेते हैं तो उसके ब्रैकेट में हम कुछ लिखते हैं। जैसे हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं उसकी भौतिक अवस्था को। इसी के साथ अगर उत्पाद बना है तो बेटा उत्पाद की भी भौतिक अवस्था को हम लिखते हैं। और इसी के साथ हम कुछ एरो निश्चित करते हैं। कुछ एरो ऐसे बनाते हैं ऊपर की ओर, वरना उत्पाद में एरो ऐसे नीचे की ओर बना देते हैं। यह सब क्या बताते हैं हम देखते हैं। तो भौतिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए ब्रैकेट में अगर S लिखा है तो आप इसको समझेंगे कि जो पदार्थ लिया गया है विकारक अथवा तो उत्पाद जो मिला है वो ठोस है। अगर ब्रैकेट में इस तरीके से L लिख दिया द्रव है, V लिखा हुआ है तो वाष्प है, और अगर G लिखा हुआ है तो बेटा आप समझेंगे कि वहां पर
गैस है। क्लियर है? चलिए, रिएक्शन में जब अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद मिला और उसके आगे एरो ऐसे नीचे की ओर लगा हुआ है, अगर नीचे की ओर लगा हुआ है एरो, तो आप समझेंगे वहां पर अवक्षेपण हुआ है, अर्थात वह उत्पाद जो बना है वह जल में जो भी उसका जलीय विलयन है उस विलयन में वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि भारी होगा ना बेटा, अवक्षेप बना करके अवक्षेपण हुआ है उस रिएक्शन में, तो उस अभिक्रिया में वो नीचे की ओर सेटल हो जाएगा। जैसे ऐसे बीकर है, तो बीकर में अगर मान लीजिए जलीय विलयन जो भी है, तो जो बनेगा वो नीचे की ओर ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा, तो नीचे की ओर बैठेगा, इसलिए एरो बना दिया गया कि अवक्षेपण। वहीं पर अगर मान लीजिए रिएक्शन में कोई गैस बन गई, और रिएक्शन में आपने जैसे बीकर आप ले लिया, या आपने परख नली ली है, इस परख नली में ऐसे फंसा रखा है, उसको गर्म कर रहे हो। अब गर्म करने के बाद जो भी गैस मुक्त होगी ऊपर ही तो जाएगी, तो एरो हम बनाते हैं बेटा ऊपर की ओर। तो अगर उत्पाद के आगे एरो ऊपर की ओर लगा है, यह बताता है कि गैस जो है बेटा मुक्त हो गई है ना, मुक्तावस्था में। उसी प्रकार अगर एरो नीचे की ओर लगा है, तो यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अवक्षेप बना है वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। दैट इज कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? जो ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर के बताइएगा कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, बहुत खराब पढ़ाते हैं। अच्छाई हो टीचर की अथवा बुराई हो, खुल करके करनी चाहिए। मैं इसका बुरा नहीं मानता, कई टीचरों की बुराई बच्चे करते हैं चैनलों पे जा करके, तो टीचर बुरा मानते हैं। बुरा मत मानिए, बच्चे वही बताते हैं जो वो देखते हैं, है ना भाई। उन्हें समझ में आएगा आपसे तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे कि सर ने पढ़ाया था, नहीं समझ। आप अपने सम्मान से क्यों जोड़ रहे हैं कि हमारी बुराई हो रही है? चलिए, इसके बाद हम चलते हैं बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण में। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित किसे कहेंगे, और संतुलन करना क्यों आवश्यक है, जरा समझिए। तो पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष का मतलब बेटा हुआ LHS, साथ में बेटा RHS। LHS और RHS दोनों पक्ष यानी अभिकारक वाला पक्ष और उत्पाद वाले पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बेटा बराबर कर दी जाए। अगर बराबर कर दी जाए तो ऐसा समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने अभिकारक के साइड LHS साइड में देखिए क्या लिया हुआ है, जिंक ले रखा है जस्ता, और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है जिंक सल्फेट में, साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, क्या अभिक्रिया है। अब इसमें ध्यान से देखिए जरा, जिंक के परमाणुओं की संख्या इधर देखिए बेटा 1, इधर भी जिंक के परमाणुओं की संख्या देखिए सर 1 है। ठीक है, अब इसमें देखिए इधर H2SO4 में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या बेटा 4 है। अब इधर भी मिलाइए जरा, सल्फर की संख्या बेटा 1, ऑक्सीजन की संख्या बेटा 4 है। इसी के साथ हाइड्रोजन की संख्या भी मिला लीजिए, इधर भी 2 है। देखिए इधर भी 2 था, इधर भी 2, सब कुछ मिला के देखिए जिंक 1 है, जिंक उधर भी 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा संतुलित। क्यों बेटा संतुलित है? क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या बेटा बराबर बराबर है। जब परमाणुओं की संख्या बराबर है तो हम कह सकते हैं कि परमाणुओं का द्रव्यमान भी बराबर होगा। तो सर क्यों अनिवार्य हो गया, हम ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं अभिक्रिया, संतुलित ना करें तो क्या होगा? सर संतुलित अगर नहीं करेंगे तो हमारा एक नियम है, उस नियम का उल्लंघन हो जाएगा। सर कौन सा नियम है? वह नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा, कुल मिलाकर के ये समझिए, जैसे मान लीजिए कुल मिला के आप ये समझिए कि कोई आप चीज बनाते हो, तो जो भी मटेरियल आप लाते हो, मान लीजिए आपने 2 किलो चीनी ली, 2 किलो आपने मैदा ले लिया, 2 ही किलो आपने खोया ले लिया, तो 2 और 2 और 2 तो यानी टोटल 6 किलो हो गया सामान। तो 6 किलो से सामान जो बनना चाहिए, जो पदार्थ आपका प्रोडक्ट बनेगा वह 6 किलो ही तो बनेगा बेटा, 6 किलो बनना चाहिए, 6 किलो से कम नहीं बन सकता। अगर 6 किलो से कम बना, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई रिएक्शन हुई नहीं कि आपने दहन करा दिया हो तो वाष्प बन के निकल गया हो, आपने केवल मिक्स किया है। मैंने बताया एक ऐसे सरल भाषा में समझने के लिए कि आपने केवल इन पदार्थों को मिलाया ही तो है।
तो जब पदार्थों को आपने मिलाया है तो इसके द्रव्यमान में कमी नहीं आनी चाहिए, द्रव्यमान जितना था उतना ही होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व तथा रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो भी अभिकारक होते हैं तथा जो उत्पाद होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या तथा उन परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, एक समान रहता है। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पूर्व तथा, ये याद रखिएगा, होने से पूर्व तथा होने के पश्चात कुल परमाणुओं की संख्या बेटा तथा उनका द्रव्यमान एक समान ही रहता है, अथवा कहें संरक्षित रहता है। संरक्षित शब्द भी आप लगा सकते हो। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जरा समझते हैं यहां से बेटा। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से दो वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। दो वाटर के अणु आपके पास मिले हैं, तो यहां पर जरा समझिए कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। पहले यहां पर देख लीजिए, हाइड्रोजन के परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? 2 गुणे 2, यानी टोटल हाइड्रोजन के परमाणु 4 हैं बेटा। ये हाइड्रोजन अगर आप कहोगे ना ऐसे, H2 को आप कहोगे एक परमाणु है, नहीं बेटा, H2 परमाणु नहीं, H2 अणु है। परमाणुओं के मिलने से एक अणु मिलता है, तो ये अणु है बेटा। हाइड्रोजन का क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का अणु है। इसीलिए तो हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फॉर्म में गैस है, इसीलिए हमें इसे H2 लिखते हैं। ठीक है, H2। तो यानी यहां पर हाइड्रोजन के अगर परमाणु पढ़े जाएंगे तो परमाणु को प्रदर्शित कैसे करते हो सर? ऐसे शो करते हैं। हम यहां लिखते हैं 1, ऊपर लिखते हैं 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका परमाणु भार बेटा 2 होता है। तो यहां पर देख लीजिए जरा जल्दी से, तो हाइड्रोजन के परमाणु बेटा 4 हैं, वहीं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बेटा 2 है। अब रिएक्शन के पश्चात जरा उत्पाद में भी देखिए क्या यह सही हो रहा है। तो यहां पर मिलाइए बेटा, 2 गुणे 2, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 हो रही है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, यहां देखिए बाहर 2 लगा है तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कितने मिल रहे हैं बेटा? आपको 2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपने परमाणु की संख्या कर ली। जरा परमाणु भार का भी देख लेते सर, परमाणु भार का भी देख लीजिए। तो परमाणु भार को समझने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि परमाणु भार को समझिए। तो हाइड्रोजन है, इसका हम लिखते हैं 1 और इसका लिखते हैं 2। ठीक है, ऑक्सीजन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं 8, इसका परमाणु भार लिखते हैं 16। चलिए बताइए कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4 हाइड्रोजन है। अगर 4 हाइड्रोजन हैं तो यहां परमाणु भार टोटल हाइड्रोजन का कितना हुआ? 4 गुणे 2, दैट इज टोटल परमाणु भार 8 आना चाहिए। ऐसे ही यहां ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर देखिए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या सर 2 है। अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसका परमाणु भार 16 है, अर्थात कुल मिलाकर के कितना आना चाहिए परमाणु भार रिएक्शन के बाद? 32। यानी हमें ध्यान रखना है परमाणु भार हाइड्रोजन के 8 होने चाहिए और ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 32 होना। चलिए जरा देखिए यहां पर, यहां देखिए रिएक्शन में क्या कह रहा है। रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने बने? 4, और ऑक्सीजन कितने बने बेटा? 2। तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर 2 बने हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीजन अगर 2 हैं इसका अर्थ हुआ 2 गुणे और इसका परमाणु भार 16, यानी 32 है, यानी संरक्षित है। 32 था, 32 है। हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हैं सर? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 और इसका परमाणु भार 2 हुआ, यानी 2 गुणे 4 यानी 8। देखिए 8 था टोटल और यहां पर भी 8 टोटल आ रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षित है। इसे कहते हैं बेटा द्रव्यमान संरक्षण का। क्लियर हुआ क्या? ठीक है सर, प्रैक्टिस करिए रिएक्शन के द्वारा फिर बताइए। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी? जो संतुलित ना हो, यानी LHS दोनों पक्ष में हम देखें, अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या जिनमें बराबर ना हो, ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे बेटा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो ऐसे असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर हम छोड़ देंगे तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन हो जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा। तो गलत ना माना जाए हमारा लिखा हुआ रासायनिक समीकरण, इसलिए हम उसे क्या करते हैं बेटा? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित। तो
यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यह इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ता है। चलिए आइए संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपके लिए संतुलित करने के लिए, शायद मैंने यहाँ किया है, इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद फिर आपके लिए करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कैसे कैसे सर ने संतुलित इसको किया। जरा समझिएगा। मिटाने के बाद फिर से आपके लिए लिख दिया था पहले, फिर लगा कि बच्चों की जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं। चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए एक आप ऐसे बक्सा बनाइए, जहां जहां पदार्थ लिखे हैं वहां वहां पर आपको इस तरीके से आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना। ठीक है, ये आप सर ने आपने एक बॉक्स तैयार। अब इस बॉक्स के अंदर आप परमाणुओं की संख्या को लिखिए। जैसे यहां पर HNO3 में आपको क्या दिखेगा सर? हाइड्रोजन दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या लिखिए। हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी दिख रही है सर? 1। नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी दिख रही है सर? 1 दिख रही है। वहीं पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 दिख रही है। क्लियर है क्या? बताइए, ऐसे परमाणु लिख लोगे सर? लिख लेंगे परमाणुओं की संख्या। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेटा आपका नाइट्रिक एसिड है ना। ये क्या है आपका? नाइट्रिक है। अच्छा, अगर मैं किसी पदार्थ की स्पेलिंग इंग्लिश में लिख दूं तो चलेगा? लिख सकते हो, है ना। ऐसा हम लोग करते आए हैं, यूपी बोर्ड में इतना मान्य है। अगर आप स्पेलिंग इंग्लिश में भी लिख देते हो, आपको आती है, तो एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम को, कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या सर 1 है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आप कहोगे 1 है, नहीं सर, बाहर ब्रैकेट के बाहर देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सर 2 है। वहीं पर हाइड्रोजन के भी परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। अब आ जाइए उत्पाद वाले साइड में। इधर देखिए, यहां पर भी कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 1 है, वहीं पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। अब वाटर वाले में देखिए, वाटर में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1। अब ध्यान यहीं पर, बस जब परमाणु लिख लिए, अब यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। और मैं बता देता हूं कि किसे संतुलित करना रहता है। मुख्यतया कुछ ऐसी अभिक्रियाएं आपको दी जाती हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही संतुलित करना पड़ता है, बाकी सब संतुलित होता है। नहीं संतुलित है तो आप सेंट्रल एलिमेंट वगैरह को संतुलित कर सकते हो। यहां पर देखिए कैल्शियम का नंबर 1 है, 1 चल रहा, नाइट्रोजन का भी नंबर 1 है, 1 चल रहा। ठीक है, चलिए अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए कुल हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन मैंने लिखा तो हाइड्रोजन से देखिए हाइड्रोजन कितना है सर? 1 और इधर है 2, यानी कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? बताइए भाई, कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो रही है इधर सर? 3। इधर देखिए कितना है कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या? तो कुल हाइड्रोजन परमाणु जो हो रहे हैं, संख्या कितनी हो रही है? 2 है ना। तो इधर 2 है और इधर 3 है। अब देखिए ये असंतुलित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, क्योंकि अगर संतुलित होता तो दोनों तरफ संख्या बराबर होती। अब क्या किया जाए? इधर 2 है और इधर 3, तो संतुलित करने के लिए आप सोचोगे जिधर कम है उधर कुछ बढ़ा दिया जाए। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। ऑक्सीजन की संख्या देखिए, इधर 3 है और इधर 2 है, यानी 5 है। वहीं पर ऑक्सीजन की इधर संख्या देखिए, बस 3 ही है, यानी इधर ऑक्सीजन की भी कमी है और ऑक्सीजन की भी कमी, हाइड्रोजन की भी कमी है। तो यहां पर आइए, यानी अगर हम क्या करें, HNO3 में बेटा, HNO3 में अगर हम नाइट्रिक एसिड को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। 2 से जब गुणा करोगे तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, वहीं पर नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 गुणे 2 अर्थात अब 6 हो जाएगी। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कितना हुआ? 2 गुणे 2, 2 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, है ना। अब यह संख्या आ रही, इधर क्या हुआ? हाइड्रोजन के परमाणु 2 थे, यानी हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करने पर संतुलित हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? संतुलित हो रहा है। इधर से करने पर
हाइड्रोजन संतुलित होता है। क्लियर है भाई? HNO3 और वाटर के इधर मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखें संतुलित। अब ये मत सोचिएगा कि इधर सर ये हाइड्रोजन 2 हैं, इधर 2 हो रहे हैं, है ना? तो अभी देखिए इधर से मिलाइए तो अभी संतुलित है, लेकिन जब सर इसके भी हाइड्रोजन जोड़ लोगे तो यहां 2 हाइड्रोजन है, इसमें जब 2 हाइड्रोजन और जोड़ोगे तो कितने निकल रहे हैं? 4। यानी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन अभी भी असंतुलित ही हुई, अभी संतुलित नहीं हुई। यानी हमारे पास कितना है बेटा? 4 आ रहा है। हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 4। और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 है। तो और क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि वाटर को 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करते ही अब जो कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 होते ही यानी ट्वाइस ऑफ वाटर हो गया और ट्वाइस ऑफ HNO3 हो गया। इनके मिलने से जो रिएक्शन हुई बेटा वह क्या हुई? यह इस प्रकार की हुई। दिख रहा है आपको? समझ में आ पा रहा होगा। अब देखिए यहां पर समझ में, आप समझने के लिए देखिए यहां क्या क्या हो रहा है। हाइड्रोजन की संख्या क्या थी बेटा? 1 थी, यहां 1 थी, यहां 3 थी, यहां 2 हो गई, यहां 2 हो गई, यहां 6 हो गई। नाइट्रोजन की संख्या अब क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। नाइट्रोजन की संख्या क्या हो रही है? 2 हो रही है। तो क्या करोगे बेटा? नाइट्रोजन की संख्या 2 करने के लिए, नाइट्रोजन की संख्या 2 करने पे ये लिए आपको 2 से यहां पर गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे अब नाइट्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? यहां पर। क्लियर है? वहीं पर देखिए यहां पर 3 और दूना 6, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। और कैल्शियम की संख्या यहां पर 2 हो जाएगी। ठीक है? इस प्रकार से हम करेंगे, यह बेटा इस तरीके से रासायनिक संतुलित हो जाएगा। चलिए अगला रासायनिक समीकरण संतुलित करके दिखाइए। दैट इज सर NaOH एंड H2SO4, साथ में Na2SO4 है, वाटर है। इसको संतुलित करते हैं। आइए यहां पर देखिए NaOH है। अब यहां पे मैंने पहले से लिख रखा है। सोडियम की संख्या कितनी है सर? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 1 है। उसके बाद देखिए यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। इसमें भी इसी तरीके से मिला लिया गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए कहां गड़बड़ी है। हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, यानी 2 + 1 = 3। इधर आइए, हाइड्रोजन की संख्या क्या है बेटा? यहां हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 3 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है बेटा? 2 हो रहा है। ठीक है? तो इसको क्या करो बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको क्या करो? 2 से। तो जो रिएक्शन बनेगी क्या बनेगी? ट्वाइस ऑफ NaOH। इससे क्या होगा बेटा? 2 सोडियम हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उधर देखिए बेटा यहां संतुलित नहीं थी ना, देखिए यहां सोडियम 1 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करने पे सोडियम बेटा 2 हो जा रहा है। क्लियर है? उसी प्रकार से ऑक्सीजन की भी संख्या यहां पर बढ़ने जा रही है। देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन। लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर संख्या बेटा, हाइड्रोजन 2 थी, अब यहां पर संख्या बेटा बढ़ने वाली है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू वाटर करोगे, जरा देखिए क्या हो रहा है। अब हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी हो रही है? 4। ऑक्सीजन की संख्या यहां कितनी देखो कितनी मिल रही है सर? 2। अब ये रासायनिक समीकरण यहां से यहां तक आपका संतुलित हो गया है। अब यहां देख लीजिए कुछ क्या गड़बड़ है। अब कुल परमाणुओं की संख्या आप गिन करके बताइए क्या संतुलित है कि नहीं संतुलित है। जो संतुलित नहीं होगा उसे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। करके दिखाओगे? चलिए करके दिखाइए और आंसर लिख के दिखाइए। देखिए NaCl HNO3 का ये रिएक्शन मैंने करके दिखाया है। अब आप ये बताइए केवल इस रासायनिक समीकरण को देख करके सर ये संतुलित है कि असंतुलित है ना? ये संतुलित समीकरण है अथवा असंतुलित समीकरण है? इस समीकरण को आप बताएंगे देख करके। कुल परमाणुओं की संख्या के आधार पर बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में मुझे आपका जवाब चाहिए कि संतुलित है अथवा। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, और लगातार इसके उदाहरण भी आपसे आते रहते हैं। तो देखते हैं ऊष्माक्षेपी। क्षेपण का मतलब होता है बेटा, क्षेपण का मतलब होता है निकलना। ठीक है? और शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण, है ना? शोषी का मतलब शोषण यानी लेना। लेना कहते हैं भैया
शोषण कर रहे हैं। तो शोषण अधिकारी कैसे कर रहे हैं? गरीब जनता का, गरीब जनता से भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा लेते हैं। तो शोषण का मतलब खींचना है ना, दोहन करना, और क्षेपी का मतलब निकलना। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा? ऊष्मा मुक्त होगी, तथा अभिक्रिया का कुल जो तापमान होगा, अभिक्रिया जब आपको मिलेगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब एक तो श्वसन वाली अभिक्रिया हो गई, जैसा मैंने बताया था कि आप जाड़ों में कंबल के अंदर जाते हो और मुंह ढक करके सोते हो, इसीलिए कि आपका कंबल जल्दी गर्म हो जाए। तो श्वसन वाली अभिक्रिया तो मैंने यहां लिख दी। दूसरी एक अभिक्रिया मैंने लिखी है, कार्बन जो सॉलिड है, ठोस, ऑक्सीजन के साथ इसका दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, साथ में ऊष्मा निकलती है। कोयले को जला करके लोग तापते हैं जाड़ों में, इसलिए तापते हैं क्योंकि ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा निकल रही इस रिएक्शन में, इसलिए कौन सी ये रिएक्शन हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह हो गई। क्लियर है क्या? एक और मैं बताता हूं, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपकी बुक में दिया भी गया है एक उदाहरण के द्वारा। जब आप मार्केट से लेकर के आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको पानी में मिलाते हैं बेटा, ठीक है, यह बना लेता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसे कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बेटा बिना बुझा चूना, है ना, ये बुझा हुआ चूना नहीं है, ठीक है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ ना होता है, ठीक है। अब इसमें ये ऊष्मा मिलती है बेटा, इस रिएक्शन को करने पे ऊष्मा मिलती है। तो जो आप सफेदी करने के लिए, घरों में जो सफेदी करने के लिए चूना इस्तेमाल होता है, वह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है? वातावरण की CO2 से संपर्क में आने पर इसकी ऊपर की परत धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होती जाती, इसीलिए जिन दीवारों पे चूने की पुताई होती थी, बाद में धीरे धीरे करके वो चमकने लगती थी और हार्ड भी होने लगती थी। क्यों? क्योंकि वह CO2 से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती हैं। और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना कहते हैं, अथवा चूना पत्थर के नाम भी जानते हैं, संगमरमर, है ना, संगमरमर भी इसको जो कहते हैं। तो इस चमकती है इसकी सरफेस, इसीलिए इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा गया। तो अब इसमें ऊष्मा बेटा आपको मिल रही है, जब इसको डालते हैं बाल्टी में घुलने के लिए, तो हाथ जैसे ये बाल्टी में कैल्शियम है, इसको डालिए तो यहाँ पे बबल 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 बनते हैं, हाथ आप डालिए तो गरम गरम फील होगा। तो यह रिएक्शन क्या है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक रिएक्शन और बताता हूं जो आपके गांव वगैरह में देखने को इत्यादि में मिल जाए, जहां पर आपके गांव के जो पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, जैसे गाय हुए, भैंस हुए, इन सब का जो गोबर इत्यादि इकट्ठा किया जाता है, कभी वहां पर आप अपना पैर या अपना हाथ वहां डाल करके देखिएगा, आपको गर्मी फील होगी। उस गोबर के अंदर क्या है? गर्मी, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस गोबर के अंदर होते हैं बेटा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मिथेनोजेनिक, जैसा नाम से पता चल रहा है, मीथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, और यह गैस बेटा अत्यधिक ज्वलनशील होती है। कैसी गैस होती है? ज्वलनशील होती है। इसका दहन में भी प्रयोग किया जाता है बेटा। यह गैस उसमें से निरंतर बनती रहती है, तो यानी गोबर का डिकम्पोज होना, डिग्रेड होना, विखंडित होना क्या कहलाता है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। इसको अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर काट नहीं सकता इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि ये आपकी समझ का पॉइंट है, आपने समझ करके लिखा है। चलिए, इसके बाद और भी अभिक्रियाएं हैं आपकी जो पुस्तकों में दी गई हैं। बालाजी पुस्तक है, नवीन प्रकाश की है पुस्तक, राजीव प्रकाशन है ना, HG मार्क है, ये सब पुस्तकें हैं, इन सब में लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा का क्या होता है बेटा? सॉरी, ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कभी आप गए हो इंजेक्शन लगवाने, तो इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उस जगह को स्प्रिट लगा देते हैं। स्प्रिट क्यों लगाया जाता है? ताकि वहां पे जो जर्म है, जो परजीवी हैं, बैक्टीरिया इत्यादि हैं, वो ना रहें, ताकि जब इन्फेक्शन में जो निडिल जाए तो वहां इन्फेक्शन आपको अंदर ना जाने पाए उस पॉइंट से। इसलिए स्प्रिट लगा करके वहां के परजीवियों को मार दिया जाता है। तो स्प्रिट लगाने पे आपको कैसा फील होता है त्वचा पे? जल्दी बताइए।
जब आपके त्वचा पर स्प्रिट लगाई जाती है तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। स्प्रिट का त्वचा पर लगाया जाना ऊष्माशोषी है। आपकी त्वचा का जो तापमान था, जो भी वहां पर ताप था, स्प्रिट ने अपने अंदर घसीट लिया। अपने अंदर जब घसीट लिया तो आपको तुरंत क्या लगा बेटा वहां पर लगाने पर? चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है, और देखिए बेटा यहां पर हमें हीट देनी पड़ रही, हीट मिल नहीं रही है। अगर हीट मिलती तो इधर लिखी होती, यहां एरो पर लिखी है, अर्थात ऊष्मा हमको लगानी पड़ी। लगभग कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हम तापमान रखते हैं, तब जाकर के बनता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का बनाया जाना बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से क्या है बेटा? यहां पर एक प्रकार की ऊष्माशोषी। क्लियर है? चलिए और बात चलते हैं। स्प्रिट का त्वचा पर लगाया जाना, इसका भी मैंने आपको उदाहरण दे दिया, और भी उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं। चलिए अब रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, सबसे पहले जरा प्रकारों को समझ लेते हैं। तो पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन का मतलब है जोड़ना, यानी योगात्मक अभिक्रिया होगा। तो इसका दूसरा नाम बेटा योगात्मक बेटा अभिक्रिया। ठीक है? संयोजन अभिक्रिया अथवा इसका नाम विलयन भी होता है। विलयन का मतलब टूटना, टूट के बिखर जाना, टूट के अलग हो जाना, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यह दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हो गई। अब वियोजन के 3 प्रकार मैंने दिए हैं। पहला प्रकार ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा के संपर्क में आने पे, प्रकाश के संपर्क में आने पे प्रकाश वियोजन, और विद्युत का अगर प्रयोग किया जाए तो विद्युत वियोजन। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बेटा? विस्थापन हो जाता है तत्व या पदार्थ का। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों लोग, वो जाके उनके स्थान पे बैठ गए और ये जाके इनके स्थान पे बैठ गए। द्विविस्थापन चौथी अभिक्रिया हो गई। फिर पांचवी अभिक्रिया को देखिए जरा। पांचवी अभिक्रिया कौन सी होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी मैंने बताया था जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है और नीचे बैठ जाता है बीकर में, उसे क्या कहते हो? अवक्षेपण। अवक्षेप बनने वाली अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाए, लवण और पानी मिलता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हो। इसके बाद ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया आती है, यानी जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हो? उसे कहते हो बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कार्बन को अभी आपने ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ, नहीं तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अभी आपने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा था तो नाइट्रस ऑक्साइड बना था। नाइट्रस ऑक्साइड का बनना कौन सी अभिक्रिया है? सर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरीके से बेटा ऑक्सीजन अगर छूट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? यह कहलाता है अपचयन अभिक्रिया के बारे में। आगे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना, साथ में अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना साथ में हो रहा होता है, एक ही साथ एक ही रिएक्शन में देखने को मिलेगा, तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कुल मिला के आपके पास कितनी अभिक्रियाएं हुई सर? 9 अभिक्रियाएं हैं। ये 9 की 9 अभिक्रियाएं आपको ध्यान से समझनी है, बस समझनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको रट्टाफिकेशन मार। अब चलिए एक एक अभिक्रिया को समझते हैं, देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपके पास क्या है, परिभाषा क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ, एक अंडरलाइन करेंगे, एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन कहा जाता है। जैसे यहां देखिए हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, लेने से क्या बनाया? 2 ऑफ वाटर। फिर सोडियम लिया, ऑक्सीजन बनाया, क्या बना दिया सर? नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया। संयोजन अभिक्रिया है, साथ में ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी हो गई। ठीक है? और इसका उदाहरण क्या हो गया? ये दोनों उदाहरण फिट किए जा सकते हैं। ऑक्सी वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये दोनों उदाहरण ऑक्सीकरण के भी हैं। वियोजन अथवा विलयन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, अर्थात विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ये देखिए रिमोट है, इस रिमोट के मैं 3 टुकड़े कर दूं
तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि ये वियोजित हो गया या विखंडित हो गया। तो यहां पर देखिए, यानी ऊष्मीय वियोजन हो सकता है। यानी कैसे तोड़ सकते हो बेटा? अभिकारक को तोड़ने का तरीका क्या होगा? गर्मी को देके, हीट को देके। तो पदार्थ को गर्म करने पर आप जो वियोजन करा रहे हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कौन सा है आपके पास? कैल्शियम, कैल्शियम का कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करते हो कि वैसे तो सॉलिड है, ठोस, गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाता है। तो गर्म करने पे टूटा, इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन हुआ। फिर प्रकाश के संपर्क में भी आयु वियोजन होता है। जैसे सबसे अच्छी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आप क्या लेते हो? ये CO2 आपको वातावरण से मिलती है, ये वाटर ये जड़ के द्वारा अवशोषित कर लेता है पौधा। अब जब ये सूर्य के प्रकाश में जाता है और साथ में क्लोरोफिल के संपर्क में आता है, तब यह वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है। ये वाटर का ब्रेक डाउन किया जाता है और वाटर को तोड़ करके क्या बना दिया जाता है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन हम आप ले रहे हैं पौधों ने, वो कहां से निकाली है बेटा? जड़ों से अवशोषित पानी को पत्तियों में भेजा है। पत्तियों में क्लोरोफिल के संपर्क में आने पर सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हुई है और ऑक्सीजन बना है। क्लियर है? बाकी CO2 लिया था, CO2 तो आपने क्या बना दिया? ठोस बन गया। ये फॉर्मूला किसका है बेटा? ठीक है, संपर्क में देखिए, प्रकाश के संपर्क में आने पे वियोजन हुआ। दूसरा वियोजन कर सकते हो विद्युत के संपर्क में। अगर विद्युत का प्रयोग कर रहे हो तो इसमें अपघट्य विलयन का प्रयोग किया जाता है, अपघटन किया जाता है। अपघटन विलयन होते हैं उनको डाल करके। तो जैसे ही आपने यह अभिक्रिया इस तरीके से देखी होगी, इधर की ओर हम लेते हैं एनोड, इधर की ओर ले लेते हैं बेटा कैथोड, और इनको बेटा बैटरी से ऐसा संपर्क में लगा देते हैं और यहाँ इनका सॉल्यूशन भरा रहता है, विद्युत अपघट्य, और इसी में आयन टूट जाते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, और जो गैसेस हैं चलती रहती। तो विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होता है, इसको कहते हैं विद्युत वियोजन। जैसे वाटर का विद्युत वियोजन जब करते हो तो आपको 2 हाइड्रोजन साथ में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। कहाँ कहाँ? तो हाइड्रोजन मिलती है ऑलवेज कैथोड पे। कहाँ पर मिलेगी? इसको याद कर लीजिए, ये आपसे पूछा जाता है। कैथोड पे मिलती है। और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है बेटा? ऑक्सीजन मिलती है एनोड पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट है, विद्युत है ना, विद्युत रसायन का ये पार्ट है। फिर इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब अपने स्थान से हट जाना, दूसरे के स्थान पे बैठ जाना जाकर के। तो जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील, मतलब कम, जो कम क्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित कर दे। अब देखिए, एक जगह बकरी चर रही है, उसी जगह पर बकरी के चरने के स्थान पे गैंडा भी चर रहा है। अब गैंडा अगर पास में चर रहा है तो क्या बकरी चर पाएगी? नहीं, क्योंकि वो बकरी को भगा देगा, दिखाएगा अपनी सींगे, अगर निकलो यहाँ से, ना अभी एक मारेंगे समझ में आया तो बकरी भाग जाएगी वहां से। ये ऐसा ही हुआ है। ये जिंक को आप समझिए गैंडा है, और कॉपर सल्फेट है, सल्फेट मतलब घास है, और इसको चर कौन रहा है? बकरी चर रही है। तो जिंक ने क्या किया? बकरी को भगा दिया। देखिए, जिंक को भगा दिया, अब जिंक चर रहा है। देखिए, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर, है ना। तो इसको ऐसे याद करेंगे। इसी तरीके से आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराने पे आयरन क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर मुक्त हो जाएगा। अब ये कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील का सर क्या है, कैसे याद करें? तो कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील के लिए मैंने आपको एक सारणी दे रखी है, इस सारणी से आप समझ सकते हैं। इसमें बीच में एक तत्व आया है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाले अधिक क्रियाशील, ये याद रखिए क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील। ये जितने भी तत्व लिखे सबके सब अधिक क्रियाशील हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे लिखे होते हैं वे कम क्रियाशील हैं। वे क्या है बेटा? कम क्रियाशील। अब बताइए, चलिए एक रिएक्शन मैं आपके दिखाता हूं तो आपको समझ में आए। जैसे ये रिएक्शन थी हमारे पास, आयरन प्लस कॉपर का। अब बताइए, हाइड्रोजन के ऊपर कौन पाया जा रहा है? देखिए जरी सर, आयरन, आयरन पाया जा रहा है, यानी ये क्या हुआ बेटा? अधिक क्रियाशील हुआ। शॉर्ट में लिख रहे अधिक क्रियाशील हुआ। हाइड्रोजन के नीचे कौन पाया जा रहा है सर? कॉपर, यानी कॉपर क्या हुआ बेटा? कॉपर क्या हो गया? कॉपर हो गया आपका कम क्रियाशील। कॉपर क्या हुआ बेटा आपका? कम क्रियाशील हो गया। अगर कॉपर कम क्रियाशील है और आयरन अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा? हटा देगा, और हटाने के बाद क्या बनाएगा इसको? Fe4। ये समझ में आया कुछ? तो ये इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं।
इसे कहते हो बेटा विस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या कहते हो? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब आगे चलते हैं जिसमें पढ़ेंगे द्विविस्थापन। तो वे रासायनिक अभिक्रिया, ये र और आ मतलब रासायनिक अभिक्रिया, जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है ना। जैसे फील्डिंग में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो धोनी ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब वो जो वहां लगा था उसके स्थान पे जाए, जो वो है वहां लगा हुआ है प्लेयर उसके स्थान पे चला जाए। तो यहां पर यौगिकों को दो आयन परस्पर स्थानांतरण हो जाते हैं, नौ यौगिक बनाते हैं, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पर तोड़ करके देखिए, जब AgNO3 है NaCl के संपर्क में आता है, ये सिल्वर का नाइट्रेट है बेटा, क्या आपने लिख रखा है? सिल्वर नाइट्रेट लिख रखा है। NaCl आपको पता है ये सोडियम का क्लोराइड है बेटा, सोडियम का क्लोराइड। AgCl ये सिल्वर का क्लोराइड बन गया, NaNO3 ये सोडियम का नाइट्रेट बन गया। तो अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, पहले तो द्विविस्थापन देखिए, पहले सिल्वर के साथ नाइट्रेट लगा था, अब देखिए किसके साथ नाइट्रेट भाग गया सर? सोडियम के साथ भाग गया। फिर देखिए क्लोराइड को, क्लोराइड पहले सोडियम के साथ लगा था, अब कहां भाग गया सर? Cl के साथ। तो इसके पहले आप आयन बनाइए, Ag होता है यहां पर देखिए +2, और NO3 क्या होता है सर? अब आइए इधर देखिए जरा, Na क्या होता है बेटा? Na क्या होता है आपका? Na+1 होता है, और Cl क्या होता है? माइनस। देखिए पहले आपके पास क्या है, यहां देखिए क्या बन गया? AgCl बना, देखिए बना, आराम से बना AgCl। उधर देखिए क्या बना? NaNO3 बन गया, बन गया। इस तरीके से ये लोग आपस में एक दूसरे में स्थानांतरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्थानांतरण। इसमें भी देखिए स्थानांतरण हुआ है, बेरियम का क्लोराइड है, सोडियम का सल्फेट है, सल्फेट इसको दे दीजिए, क्लोराइड इसको दे। देखिए बेरियम का सल्फेट बना दोगे और सोडियम का क्या बना दोगे? क्लोराइड बन जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्वों को क्रियाशीलता मैंने आपको पढ़ा दी है, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें कुछ बताया नहीं, हमने बताया कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अविलीय पदार्थ उत्पन्न हो, जिसे क्या कहते हो? अवक्षेप कहते हो। क्या कह देते हैं बेटा? अवक्षेप। इस अविलीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और ये बीकर में हमें सदैव नीचे और मिलता है, इसीलिए एरो और देखिए बनाया गया। जैसे एक अभिक्रिया है, बेरियम का क्लोराइड है, अक्वस है, मतलब जलीय विलयन है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी अक्वस विलयन है, आपस में मिलाकर के इनको हमने क्या बना दिया है? बनाया है हमने बेरियम का सल्फेट। बेरियम का सल्फेट जो बना वो ठोस अवस्था में है, तो नीचे बैठ गया, साथ में HCl जो है अक्वस अवस्था में है। तो इसी तरीके से मिला होगा। हमें डायग्राम बनाता हूं, ये लिक्विड जो है HCl का है, जो नीचे सेटल हुआ है ठोस अवस्था में, वह क्या है बेटा? बेरियम का सल्फेट, ये सॉलिड होता है। उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रल इसे इंग्लिश में क्या? न्यूट्रल अभिक्रिया। न्यूट्रल का मतलब अम्ल का एक अपना प्रभाव होता है, उसकी अम्लता होती है बेटा, जैसे पीएच से आप नापते हो, पीएच कम होती है अम्ल की, क्षार की पीएच ज्यादा होती है, आपने पढ़ रखा है। तो अम्ल का प्रभाव भी है, क्षार का भी प्रभाव है। अम्ल और क्षार अगर दोनों को एक साथ ले लोगे तो ये दोनों एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देंगे, मतलब अब जो मिश्रण होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए उदासीन हो जाएगा, इस अभिक्रिया को उदासीन का। तो अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन के फलस्वरूप लवण और जल का बनना कहलाता है उदासीन अभिक्रिया। उदाहरण लीजिए, HCl आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया की, क्या बना? NaCl सोडियम क्लोराइड का लवण बन गया बेटा, और साथ में वाटर बन गया। ये उदासीन का उदाहरण हो गया। ऐसे और भी उदाहरण आप दे सकते। उसके बाद ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण इसमें देखिए, अभिक्रिया परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना अथवा रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या जुड़ा सर? जुड़ गया, अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन। अपचयन में देखिए, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकल जाना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ जाना अथवा रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ जाना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए जरा, कैल्शियम ऑक्साइड था, अब ऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ देगा और हाइड्रोजन को ले लेगा। देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और जो ऑक्सीजन छूटा जाके हाइड्रोजन से मिल गया, वाटर बन गया। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन मुक्त हुआ, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा?
ये कहलाएगी बेटा अपचयन। हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ, इसलिए अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। के बाद रेडॉक्स अभिक्रिया के डेफिनेशन आपको बता दी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक ही अभिक्रिया में दोनों अपचयन और उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में होते हैं, ऐसी अभिक्रिया में देखने में यह मिलता है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो रही होती है अभिकारक से उत्पाद में, तथा दूसरे अभिकारक से उत्पाद में कमी भी आ रही होती है साथ में, इसीलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स कहते हैं। इसके उदाहरण आप लिख सकते हो पुस्तक से देख करके, अथवा आप अपने गूगल से भी। संक्षारण चलते हैं, संक्षारण को देखते हैं। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा नमी के संपर्क में आने पे संक्षारित का मतलब होता है बेटा खराब हो जाना, उसके गुण में कमी आ जाती है बेटा। तो उदाहरण है जैसे चांदी का काले पड़ जाना। आप लोग अपने माताओं को देखिए, जो वो पायल पहनती हैं जब खरीद के लाती हैं तो कितनी चमकदार होती है, लेकिन धीरे 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 उसका रंग बेटा फीका पड़ता चला जाता है, कालिमा लिए होता है। लेकिन सोनार के यहाँ जब लेके पुनः जाती हैं तो अगर उसको बदलना होता तो बदल देता है, वरना उसको साफ करके दे देता है। तो वो ऐसे से एसिड वगैरह का प्रयोग करता है जिससे उसको पूरा क्लीन कर डालता है, ठीक है। तो चांदी का काला पड़ जाना, चांदी काली क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये लगातार पानी के में आपकी माताएं काम कर रही हैं, हवा के संपर्क में भी वो आ रहा है, तो नमी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे चांदी का काला पड़ जाता है। फिर तांबे का हरा पड़ना, तांबे का लोटा खरीद के लाइए आप मार्केट से, बहुत चमकता है, लेकिन जब शिव जी को आप गंगा जल चढ़ा रहे हो प्रतिदिन, तो वही जल क्या कर रहा है, नमी के कारण आने पे तांबे का लोटे में बेटा हरा हरा पड़ जाता है, फिर उसको रगड़ करके हमें मांजना पड़ता है। फिर लोहे पर बेटा जंग लगना, लोहे के जंग लगने की हमने बात की। यहां पर क्या होता है, आयरन में एक्स वाटर का जोड़ा जाना तय है और साथ में ऑक्सीजन भी अभिक्रिया करेगी, बनेगा Fe2O3 वाटर, जिससे होगा क्या बेटा, जंग लग जाएगा। इससे लोहे का क्या भार बढ़ेगा, लोहे की वस्तु का भार बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता बेटा कमजोर हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप याद रखिए। अगला टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस पाठ का, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है जरा उसको समझ। हमारी माताएं आचार वगैरह बनाती हैं, दालमोठ वगैरह बनाए जाते हैं, लोगों के मठरी बनाए जाते हैं, होली वगैरह पे चिप्स पापड़ बनाए जाते हैं। तो आप इनको कितने दिन रख सकते हो? जैसे भून लिया चिप्स को, मान लीजिए डब्बे में पैक कर दिया, तो कितने दिन रख करके खा लोगे भाई? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6-7 जब महीने हो जाते हैं, फिर डब्बा जब खोलते हो तो आपको अजीब सी एक स्मेल आती है। आप कहते हो नहीं नहीं भाई ये खाने योग्य नहीं बचा। अथवा बाजार से जो खरीदी गई नमकीन है उसका पैकेट जब आप खोल लेते हो, थोड़ा सा आपने खाया बाकी रख दिया, अब जब 6-7 महीने बाद उस पैकेट को खोलते हो तो उसमें से एक अजीब सी गंध आती है, वो गंध इतनी तीक्ष्ण होगी कि आप खा नहीं सकोगे, तो उसको कहोगे नहीं खराब हो गई वस्तु, खराब हो गई। तो विकृत गंधिता, विकृत का मतलब खराब हो जाना, गंधिता का मतलब गंध, मतलब जो पदार्थ है उसकी गंध खराब हो गई। अब क्यों खराब हो गई जरा उसको समझिए। जब वसायुक्त तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद एवं गंध में खराबी आ जाती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि वसा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, एयर के संपर्क में आती है, तो खराब होना बेटा आरंभ हो जाता है। तो वो क्वालिटी नहीं बचती वसा में, तेल में, इसलिए वह उसका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बेटा? यह एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीजन के संपर्क आने पे वह खराब हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह के आप पैकेट खरीदते हो, चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं आपके खूब फूले फूले रहते हैं ना, उसमें 50 ग्राम चिप्स होता है बेटा और कम से कम 250 ग्राम एयर भर देते हैं अच्छे से, है ना। तो आपको लगता है अरे इतना चिप्स होगा, लेकिन ऐसे से करते हो तो चिप्स, तो एक्चुअली उसमें एयर नहीं भरी हुई होती है बेटा, एयर नहीं है, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्यों भर देते हैं कि नाइट्रोजन एक अक्रियाशील गैस है वसा के लिए। वसा के लिए हम बात करें, तेल अथवा वसा से नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजन को गैस को भर देने से यह पैकेट फूला रहता है और लंबे समय तक ये दुकानों पर टंगे रहते हैं, करके आप खरीदते हैं, खोलते हैं उसी समय करके, ठीक है। तो यहां पर आपने खा पी करके चिप्स का पैकेट खत्म किया, हमारा चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त हो गया। आई होप सो, मुझे आशा है बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब जा करके आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। मैं अगली इसमें सीरीज में आपके लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन ला रहा हूं, करीब करीब 40 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और वरिष्ठ इसमें जो प्रश्न होंगे
वो विशिष्ट प्रश्न आपको देंगे, इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। फिर चलते हैं दूसरे चैप्टर, फिर फिजिक्स का चैप्टर हम लेंगे। ये हमारे कोचिंग का लोगो है, श्री नारायणा राजाजीपुरम, लखनऊ में हमारी कोचिंग स्थित है, राजाजीपुरम में। जिसको भी नीट, आईआईटी अथवा फाउंडेशन हमारे यहाँ 9th से है, 9th क्लास से हम फाउंडेशन के लिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा दूसरा चैनल भी है श्री नारायणा नीट के नाम से। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहें वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, वहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। सर मैं वहाँ पर बेटा बायो पढ़ाता हूँ, साथ में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिजिक्स की दूसरे टीचर पढ़ाता हूँ। तो आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलता है। श्री नारायणा राजाजीपुरम लखनऊ में स्थित है, और गूगल पे आप डालोगे श्री नारायणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से तो आपको लोकेशन प्राप्त हो जाएगी। नीट, आईटी और फाउंडेशन के लिए ये कोचिंग है। फाउंडेशन में हम 9th से लेते हैं, और हम यहाँ भी 9th से पढ़ा रहे हैं। 9th के भी चैप्टर, जैसे 12th, अभी मैंने 10th का चैप्टर डाला है, इसी तरीके से 11th 12th के भी चैप्टर डाले जा रहे हैं। ऑनलाइन भी जल्दी ही सुविधा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन बन रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारा ऑनलाइन ऐप भी ले सकते हैं, और अभी उस कुछ दिनों तक उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं। अब 6-7 महीने के लिए निःशुल्क आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे हमारे द्वारा बताए जाने पर। इसी के साथ ही हम टेलीग्राम चैनल भी आप बना रहे हैं, वो यूट्यूब पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के लिंक कर सकते हैं। वहां पर आपको ये जितनी सामग्री मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, सारी की सारी पाठ्य सामग्री आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं, और ये कोचिंग का नंबर है, जिसको भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए 8840677372 पर कॉल करिए। अगर आप कहेंगे कि सर से बात कराई जाए तो डायरेक्ट मुझसे बात कराई जाएगी। आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास हमारी ओर से निरंतर जारी है, और आशा है कि आपको यह सब अनुभव अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चों ने हमारी कोचिंग दाखिला लेकर के अच्छा किया है, आप भी अच्छा कर सकते हैं, मेरे भविष्य को अच्छा बना सकते हैं हमसे जुड़। तो मिलते हैं अब नई सीरीज के फिजिक्स वाली सीरीज में, पहले चैप्टर पे। आज के लिए बच्चों इतना ही।